प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज BA तृतीय वर्ष की आधुनिक हिंदी काव्य की कक्षा लेने जा रही हूँ। प्रथम पेपर की कक्षा है और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत के विषय में बात की थी। आज की कक्षा में मैं सुमित्रा नंदन पंत की कुछ एक कविताएं जो आपके टेक्स्ट में लगी हुई हैं उन पर चर्चा करूंगी और हम इसी विषय को आगे ही बढ़ाएंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविताएं। इनकी पहली कविता जो आपके कोर्स में लगी हुई है उसका शीर्षक है मोह। इस कविता की चर्चा मैंने पिछली कक्षा में भी की थी। ये कविता इस मायने में महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है कि आपको इनके काव्य शैली का, इनके काव्य में प्रकृति के प्रति जो अगाध प्रेम का जो अंदाज़ा है वो इस कविता से लग जाता है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवि जिस सौंदर्य पर, आप ये देखिए पूरा का पूरा रीतिकाल खड़ा है, जिस सौंदर्य पर इतनी हजारों के वर्षों की परंपरा चली आ रही है, जिस पर स्त्री के सौंदर्य पर जो कविताएं लगातार उसके सौंदर्य को केंद्र में बनाकर रची जाती रहीं पूरे रीतिकाल में, इनके यहाँ पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि नायिका के या स्त्री के सौंदर्य को प्रकृति के सौंदर्य के से कमतर आंकते हैं या कुछ भी नहीं समझते हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य को सर्वोपरि रखते हैं। तो प्रकृति के प्रति इतनी गहन निष्ठा, इतना गहन प्रेम इनकी कविताओं में दिखता है। और पिछली कक्षा में मैंने जैसे आपको बताया था कि इनकी कविताओं में बहुत सारे सोपान आपको दिखाई देंगे, जैसे कि प्रकृति के प्रति इनका पहले अगाध प्रेम, अभिभूत वाला जो प्रेम है। तो इनके जो काव्य की हम बात करते हैं, जो पहला वाला जो सोपान है, पहला वाला जो पक्ष है कि प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम होना, इस चीज़ को इनके स्पष्ट ये कविता करती है। स्पष्ट कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। वे प्राकृतिक सौंदर्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, कि मेरे नेत्रों में आज मैं तुम्हारे ही शारीरिक सौंदर्य या तुम्हारे बालों से संबंधित सौंदर्य को मैं कैसे देख सकता हूँ। इस छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, इस मधुर छाया को छोड़कर, प्रकृति से माया तोड़कर तुम्हारा सौंदर्य मेरे लिए मायने नहीं है। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभृंगों से कैसे बिंधवा दूं निज भृग सा मन, भूल अभी से जग को। स्पष्ट है कविता। कोमल काव्य कोयल काव्य कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर में कैसे भर लूं सजनी श्रवण। यहाँ पर कवि है, कवि को कोयल की जो बोली है स्त्री की मधुर बोली से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। मधुकर, जिसको भंवरा कहते हैं, उसकी गुंजर करती हुई जो वाणी है, उसकी गुंजायमान जो वाणी है, वो उनको ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, ज़्यादा मोहक लगती है। तो इनकी जो कविता का जो एक प्रथम सोपान की सबसे महत्वपूर्ण कविता इसमें दिखाई देगा, जहाँ वो कवि आपको दिखाई देंगे कि प्रकृति सौंदर्य पर पूरी तरह से मोह में, कविता का नाम भी मोह ही है, कि प्रकृति सौंदर्य पर पूरी तरह से मोहित हैं और आसक्त हैं। तो प्रकृति के प्रति इतना, मतलब ये जो भाव है इनके यहाँ दिखाई देता है प्रथम कविता में। हम दूसरी कविता पर अब आते हैं। मौन निमंत्रण इनकी दूसरी कविता है। मौन निमंत्रण भी प्रकृति के प्रति अगाध जो एक चुंबकीय आकर्षण को प्रस्तुत करती हुई कविता है। प्रकृति के अंदर कितना विराट आकर्षण ये कवि महसूस करते हैं, इस कविता में आपको स्पष्ट होगा। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। हमेशा देखना कि ये जो रात्रि का जो ताना बाना है, रात्रि के सौंदर्य का ताना बाना इनकी कविता में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अगली कविता प्रथम रश्मि जब आप पढ़ेंगे उसमें भी ये स्तब्ध ज्योत्सना की जो बात करते हैं, हमेशा जिस संध्या सुंदरी पर तो बहुत लोगों ने कविताएं, इन्होंने भी इस तरह की कविताएं बहुत लिखी हैं, लेकिन जो इसकी बात करते हैं कि प्रातः होने से
थोड़े से समय पहले का जो समय है वो इनको स्तब्धता वो बड़ी चकित करती है। इस स्तब्धता को इन्होंने और भी अपनी दूसरी कविताओं में लक्षित किया है, दिखाया है। वो एक स्तब्ध भाव जब पूरी रात्रि चरम पर है और उससे सुबह से प्रभात होने से पहले पहली रश्मि, प्रथम रश्मि के आने से पूर्व का जो समय है, वो जो स्तब्धता है इन कवि को बहुत ही आकर्षित करती है। विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये मौन निमंत्रण, प्रकृति का मौन निमंत्रण इनकी कविताओं में बखूबी दिखा जाता है। ये कविता इनकी पहली कविता के मुकाबले थोड़ी सी लंबी है। इस पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर चर्चा करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके कुछ एक कर लेते हैं। न जाने कौन आए दुतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, जो सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। प्रकृति के प्रति एक रहस्य का भाव, प्रकृति के प्रति एक रहस्य का भाव आपको ये दिखाई देगा। और ये रहस्य से ज़्यादा एक अबोध मनुष्य की जिज्ञासा की बात इनके यहाँ पर दिखाई देती है। और जो पंत जी की जो रहस्य भावना है बड़ी स्वाभाविक है। जब ये बात करते हैं रहस्य की, जब इनकी कविताएं आती हैं तो रहस्य भावना इनके यहाँ बड़ी स्वाभाविक है। इनका ये रहस्य मतलब कहीं ना कहीं वो एक उस समय एक था। गीतांजलि के अंदर भी इस तरह के सौंदर्य बहुत बड़े रहस्यात्मक दिखाई देते हैं, रहस्यात्मक प्रभाव। गीतांजलि के जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है वहाँ पर भी ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इनके यहाँ पर ऐसे मतलब रहस्यवाद की तरह ये चीज़ें नहीं आती। एक अबोध शिशु की जो जिज्ञासा प्रकृति के प्रति है वो इनके यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रकृति के सुंदर रूपों में किस प्रकार का एक आह्लाद दिखाई देता है। बार बार एक चकित दिखाई देंगे प्रकृति के बहुत सौंदर्य को लेकर। ये बिल्कुल जिज्ञासु दिखाई दे रहे हैं। तो जिस जिज्ञासु और एक चकित भाव के अंदर जिस रहस्य का सृजन होता है, जो रहस्यात्मकता एक बनती है, वो रहस्यात्मकता इनकी कविताओं के मूल में दिखाई देगी। एक वाद के या सांप्रदायिक वाद के स्वरूप में कि भाई एक रहस्यवाद था, ये सब चीज़ें उसके तहत इनके यहाँ पर रहस्यवाद नहीं दिखाई देता। प्रकृति के सुंदर रूपों के प्रति जो इनके जिज्ञासु जो भाव है वो इनके यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। और सौंदर्य का जब ये करते हैं, उनकी सौंदर्य को जब ये आह्लादित होते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार मतलब उनके यहाँ जो कल्पना आती है और बहुत बहुत तरीके की जो अप्रस्तुत रूपों की योजना इनके यहाँ पर बनती चली जाएगी। और अप्रस्तुत रूपों को मतलब जब इनकी वो सौंदर्य अनुभूति की जो भी बात करते हैं, जो उसमें कई सारी चीज़ें आपको खुलकर आएंगी। और इनका जो संकलन है वीणा की कविताओं में चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब वीणा की कविता की में ही, वीणा संकलन में ही इनकी अगली कविता थी। ये कविता है जो टेक्स्ट में है आपके प्रथम रश्मि, और शायद आपने बीए प्रथम वर्ष की हिंदी की जो कक्षा होती है सामान्य हिंदी की, उसमें तुमने पढ़ा ही होगा कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी। रंगिनी छोटी सी चिड़िया को कहते हैं जो चहचहा जाती है पहले सुबह की पहली किरण के बाद। तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छुपकर, ऊग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। बहुत सुंदर कविता है। और इसके लिए जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर बात कही कि प्रकृति के प्रति इनका एक जो जिज्ञासु भाव है, ये एक अद्भुत रहस्य की सृष्टि करता है इनके यहाँ पर। मतलब ये जो जिज्ञासु भाव से ही जो एक अबोध बालक के से जो प्रश्न है प्रकृति को लेकर, ये एक अलग से एक अद्भुत सौंदर्य को भी रचते हैं प्रकृति के प्रति, और एक अलग सा रहस्य भाव यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि मैंने आपको बताया कि स्तब्ध सौंदर्य इनके यहाँ बड़ा अच्छे से दिखाई देंगे। ये वही रात्रि का समय है, आपके सूर्य की पहली किरण जब उगती है, अब वो अंधेरे का समय है, लेकिन छोटी सी रंगीनी को ये बात कैसे पता चल जाता है, छोटी सी चिड़िया को ये बात कैसे पता चलती है, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना। बहुत ही सहज सा स्वभाव है, बड़ा अबोध सा स्वभाव है। एक और विशेष बात मैं आप कहना चाहती हूँ कि पंत अपनी भाषा के प्रति सबसे सचेत कवि रहे हैं पूरे छायावाद में। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने रंगीनी शब्द का प्रयोग किया। रंगीनी राग से भी आप जोड़ सकते हैं, विविध रंगों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया। यहीं ऊपर ही आप देखिए पहली लाइन में उसी के लिए रंगीनी शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी बार विहंगनी दूसरा प्रयोग है। तो एक ही शब्द के लिए
जैसे अरी सलील की लोल हिलोर, इनके यहाँ पर जो आपके समुद्र के अंदर जो हिलोर या जो लहरें चलती हैं उसके लिए भी 25-25 शब्द प्रयोग करते हैं ये। आप ये देखिए भाषा के प्रति इतने सचेत कवि हैं कि जब ये बूंद इनके यहाँ अगर बड़ी बूंद है तो उसके लिए ये मतलब पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, और अगर बूंद छोटी है तो वहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। तो अपने शब्दों के चयन को लेकर ये सबसे सचेत कवि हैं पूरे छायावाद के। तो यहाँ पर एक ही चीज़ के लिए कई कई शब्द आपको दिखाई देंगे। जो इनकी प्रथम रश्मि बहुत ही खूबसूरत सुंदर कविता है, और इस पर मैं आपसे मतलब हम दूसरी कक्षाओं में भी इसमें बात करेंगे। अब इस कविता को आप देखिए कि बड़ा ही मतलब एक जिज्ञासु भाव से कवि पूछता है, उसके में बाद जो पूरा चित्र प्रस्तुत करता है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। अब ये बिल्कुल रात्रिकालीन सौंदर्य है इसमें। शशि किरणों से उतर उतर कर, चंद्रमा की किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नवचर, काम रूप का मतलब कामनाओं का रूप धरकर, बहुत बहुत मनुष्य की जो कामनाएं हैं, नवचर आसमान में विचरण करने वाले जीव या आसमान पे कैसे किस प्रकार से कलियों को मुस्कुराना सिखा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कविता में, लेकिन एक 2-3 पंक्तियां मैं बताऊंगी आपको। निराकार, जैसे पहली सूर्य की पहली किरण के बाद में पूरी सृष्टि पर क्या परिवर्तन आता है। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जब अंधेरा होता है या तम का जब वास होता है तो तब वो सब चीजें निराकार होती हैं, उसका कोई आकार नहीं होता। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, कि जैसे ही पहली किरण आई प्रकाश फैला। बदल गया द्रुत जगत जाल में, देखिए जो बिल्कुल निराकार तम था वो किस में बदलता है, द्रुत जगत जाल में। द्रुत में तेज तरीके से पूरे जगत में। जब हमारे पास में तम होता है, अंधेरा होता है, तो किसी भी चीज़ का कोई एक तो नाम नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, सब कुछ एक अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण तो सबको उसकी पहचान मिल गई, सबके नए नए नाम हो गए। धर कर नाम रूप आना, सिहर उठे पुलकित हो धुंधल, सुप्त समीरन हुआ अधीर, छलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती। ये पंत जी का बड़ा फेवरेट या बड़ा ही रोचक तरीके से इस वर्णन को ये और भी कई कविताओं में किया है इन्होंने। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन। अब देखिए स्पंदन कंपन और नवजीवन, अब एक ही जैसी बातें हैं, एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन कितने सौंदर्य इस कविता के अंदर आ गया है। सीखा जग ने अपनाना, कि जीवन किस प्रकार पूरी की पूरी धरती पर सृष्टि पर फैल गया। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना। बहुत ही अच्छी कविता है। हम इसमें आगे अपने दूसरे ग्रुप में इस पर चर्चा करेंगे। अब मैं इस आपके इस कोर्स की अंतिम कविता पर बात करके आज के व्याख्यान पर विराम दूंगी। अगली जो कविता है इनकी बाद के संकलनों की कविता है ध्रुत झरो। ध्रुत झरो, अब ध्रुत मीन्स जल्दी से झड़ो। अब देखिए प्रकृति के बड़े, मैंने कहा प्रकृति के हमने पहले भी बात की कि कोमल और कमनीय रूप इनके यहाँ पर दिखाई देता है। प्रकृति के बहुत विराट रूप इनके यहाँ बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन ये उन कविताओं में से है कि यहाँ कवि अगर कोई समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी प्रकृति के माध्यम से ही करना चाहते हैं। प्रकृति समाज के अंदर नवीनता लाने के लिए वो चाहते हैं कि प्राचीन विचारों का, रूढ़ विचारों की समाप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। यहाँ भी वे प्रकृति का सहारा लेकर ही समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे मंजरित विश्व में यौवन के, बनकर जग की पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे नवयुग की प्याली। यहाँ पर नए युग की बात करते हैं और इसका जो सहारा लेते हैं नए युग को लाने के लिए भी प्रकृति को ही इस्तेमाल करते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है और इस कविता का PDF अगर आप चाहेंगे तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।